एक बार पहले समझते हैं। लास्ट क्लास में अपन प्रीवियस ईयर के एक्सेप्शंस पढ़े थे, याद है? जिसमें हमने बोला था सर जहां पर स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किए बाद में बेचे। फिर हमने ये भी सीखा था सर गवर्नमेंट अगर कंपलसरी एक्वायर कर लेती है या फिर आपकी एसेट सर जल जाती है, वॉर में खराब हो जाती है, फ्लड, टाइफान, हरिकेन, साइक्लोन, इन सब केसेस में सर जब आपकी एसेट जलती है, कैपिटल एसेट से स्टॉक एंड ट्रेड में कन्वर्ट होती है, इन सब टाइम पे या गवर्नमेंट कंपलसरी एक्वायर करती है, आप कैपिटल गेन निकाल के रख लोगे, टैक्स नहीं देना पड़ेगा। टैक्स कब देंगे अपन? जब पैसा आएगा सर, या तो स्टॉक इन ट्रेड को बेचेंगे सर, निकाल के रख लेंगे, हम मना नहीं कर रहे, कैपिटल गेन निकाल के रखेंगे, पैसा तो आन दो सर, तब तो टैक्स देंगे सर। आ रही बात समझ? ये अपन लास्ट क्लास में सीखे थे सर। इसके बाद मैंने आपको ये भी सिखाया था सर, याद करो, बोनस शेयर, राइट शेयर। सर इनका पीरियड ऑफ होल्डिंग कब से चालू होता है? जब से इनको अलॉट किया गया। अगर बोनस शेयर 1/4/2001 के पहले है तो उस केस में उसकी कॉस्ट नील होती है। पर सर हम कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू दोनों में विच एवर इज हायर। आ रही बात समझ? सर अगर बोनस शेयर 1/4/2001 के बाद है बट 31 जनवरी 2018 के पहले है, तो सर हमें लड़ना पड़ता है कॉस्ट निकालने के लिए। कॉस्ट के लिए हम स्टेप 1 लेते हैं, स्टेप 1 होता है हमारा कॉस्ट। फिर स्टेप 2 लेते हैं, स्टेप 2 के अंदर ए और बी होता है। ए में था सर फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 31 जनवरी 2018। क्या फेयर मार्केट वैल्यू है सर? अरे बात समझ आ रहा है ना? और दूसरा था सर सेल कंसीडरेशन। क्या है? दोनों में विच एवर इज लोअर, लोअर जो अमाउंट आएगी उसको कॉस्ट से कंपेयर करेंगे, दोनों में विच एवर इज हायर, वो हमारी कॉस्ट हो जाएगी सर। और सर अगर आप 31 जनवरी 2018 के बाद ले तो तब तो फिर लड़ाई नहीं बची सर, फिर काहे की लड़ाई, फिर तो बात ही खत्म सर, कॉस्ट ही नील हो जाएगी सर। राइट शेयर के लिए हमने बोला था सर जितने में आप कंपनी से राइट शेयर खरीदते हो वही आपकी कॉस्ट है। पर सर कल के दिन आप राइट किसी और को री अनाउंस करते हो तो उस केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, उस केस में कॉस्ट जीरो होती है। आप जितना सामने वाले से री अनाउंस का पैसा ले रहे हो वही कैपिटल गेन होता है सर। सामने वाले के लिए कॉस्ट कितनी होती है सर? वो जितना री अनाउंस का पैसा दे रहा है प्लस जितना राइट शेयर का कॉस्ट है सर। याद आया? ये हम पढ़े थे सर। इसके बाद अब हमें पढ़ना है सर लिक्विडेशन। अगर कोई कंपनी लिक्विडेशन में चले जाए तो अब देखो सिंपल सी बात है, हम बचपन में अकाउंट से सीख रहे हैं। अगर कोई कंपनी लिक्विडेशन में जाती है तो आखिरी में बचा कुचा किसको मिलता है? इक्विटी शेयर होल्डर को। यही सीखे हम, क्योंकि वही मालिक है सर। तो अब अगर कोई कंपनी लिक्विडेशन में चले गई तो उस केस में कैपिटल गेन कैसे निकलेगा? अब एक स्टूडेंट बोला सर उसमें कैपिटल गेन आएगा ही क्यों? मैं बोला कैसे नहीं आएगा। मान लो वर्धमान सर के पास रिलायंस के शेयर है और 10,000 शेयर है। ठीक है, वर्धमान सर 10 रुपए में खरीद के रखे, मतलब 1 लाख रुपए में शेयर खरीद के रखे। कल के दिन कंपनी दिवालिया हो गई, लिक्विडेट हो गई सर, तो कल के दिन कंपनी की एसेट बेची जाएगी और एसेट बेच के मुझे पैसा मिलेगा। तो सर कल के दिन मुझे शेयर्स के बदले उस कंपनी से क्या मिलेगा? पैसा। तो सरकार बोलती भैया आपने अपने शेयर्स की राइट्स छोड़ दी और पैसा लिया, तो इसको तो ट्रांसफर की डेफिनेशन में कवर करते हैं, तो ऑब्वियसली इसमें कैपिटल गेन होगा। मैं बोला निकालोगे कैसे? बोले सिंपल है, तुम्हें कंपनी से कितना रुपए मिला? मैं बोला 1,10,000 शेयर था, 1 लाख रुपए का। मुझे कंपनी से सेल कंसिडरेशन मिला 10 लाख। इतने सालों तक रखा ना कंपनी के शेयर्स, क्या हो गया मैंने? तो मुझे कंपनी से 10 लाख रुपए मिला। सरकार बोली कोई खर्चा वर्चा हुआ? मैं बोला मान लो 1 लाख रुपए मेरा खर्चा हो गया, तो कितना मिला कंपनी से? 9 लाख। ये समझ आया? अब कंपनी ने बोला, गवर्नमेंट ने बोला कि भाई क्या तुम कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर थे? मैं बोला हाँ हाँ मैं कंपनी का इक्विटी शेयर होल्डर हूँ। तो बोले सुनो कंपनी के पास प्रॉफिट भी होगा? मैं बोला हाँ प्रॉफिट बचा है थोड़ा बहुत, वो पीएल अकाउंट में पड़ा हुआ है या मान लो जनरल रिजर्व में पड़ा हुआ है, ये सब पढ़ते हो ना अकाउंट्स में। तो जनरल रिजर्व में पड़ा हुआ है, पीएल अकाउंट में पड़ा हुआ है, प्रॉफिट पड़ा हुआ है कंपनी के पास। सरकार बोली वेरी नाइस, अगर कंपनी के पास प्रॉफिट पड़ा हुआ है, अच्छा हाँ मैं और बड़ा दिख रहा हूँ, थोड़ी देर बाद मेरी मुंडी कट जाएगी। अभी भी कुछ ज्यादा ही बड़ा दिख रहा हूँ।
कट तो नहीं रहा हूँ, नहीं अभी फिलहाल तो नहीं कट रहा। तो समझो अब क्या हुआ, कंपनी गवर्नमेंट ने पूछा क्या कंपनी के पास जनरल रिजर्व वगैरह है, मैं बोला हाँ कंपनी के पास जनरल रिजर्व है, तो ये जनरल रिजर्व से भी तेरे को पैसा मिलेगा, मैं बोला हाँ मिलेगा। बोले बचपन में याद है तू अकाउंट्स में पढ़ता था कि कंपनी अपने रिजर्व से ही तो शेयर होल्डर को क्या देती है, डिविडेंड। तो जो तेरे को एसेट का पैसा मिलेगा वो यहां पर आएगा सेल कंसीडरेशन। तो तेरे को पूरा पैसा जो मिला एसेट से मिला, हर जगह से जितना भी पूरा पैसा मिला यहां पर 10 लाख में ले लिए, हम लेस कर देंगे डीम्ड डिविडेंड। मैं बोला डीम्ड डिविडेंड क्या होता है, बोले मान के चलना ये डिविडेंड है। मैं बोला कहाँ है डिविडेंड, कंपनी तो लिक्विडेट हो रही है। बोले नहीं नहीं हम मान के चल रहे हैं डिविडेंड है। मैं बोला कैसे, बोले कंपनी के पास रिजर्व कितना था, मैं बोला कंपनी के पास 1,20,000 का रिजर्व था। तू कंपनी में कितने परसेंट शेयर का मालिक था, मैं बोला मान लो 1/6 का मैं मालिक था। तो सरकार बोली रिजर्व में से तेरे को 20,000 मिलेगा, मैं बोला हाँ मिला ना, ये 10 लाख में इंक्लूडेड है 20,000। सरकार बोली ये 20,000 कैपिटल एसेट थोड़ी के, तेरे को शेयर्स के लिए थोड़ी मिल रहा है, ये तो तेरे को जनरल रिजर्व में से मिल रहा है, तो इसको कैपिटल गेन में क्यों टैक्स लगाएंगे। कैपिटल गेन में टैक्स लगाने के लिए तीन बातें, कैपिटल एसेट होनी चाहिए। अबे ये तेरे को शेयर्स के लिए थोड़ी मिल रहा है सर, डिविडेंड तो अलग नेचर की इनकम है, शेयर तो अलग नेचर की इनकम है। शेयर के लिए जो पैसा मिलेगा वो कैपिटल गेन में जाएगा, पर जो डिविडेंड मिल रहा है वो कैपिटल गेन में क्यों आएगा। मैं बोला तो चाहते क्या हो मुझसे, बोले 20,000 रुपए यहाँ से माइनस कर दे। मैं बोला बच गया रे, टैक्स नहीं लगे। बोले पागल है क्या भैया, आईयूएस जिंदा है साले, आईयूएस में टैक्स लेंगे डिविडेंड का, छोड़ेंगे थोड़े साले। समझ आया, बैठा दिमाग में। तो ये मेरा आ जाएगा सर 8,80,000। अब सरकार बोली तू शेयर कितने में खरीदा था, मैं बोला वाह अभी तो बताया 1 लाख रुपए में। सरकार बोली माइनस कर ले, 7,80,000 कॉस्ट है। एक स्टूडेंट बोला सर इंडेक्सेशन नहीं करोगे, मैं बोला पहले मेरे को ये बताइए लिस्टेड कंपनी की अनलिस्टेड कंपनी है, अगर लिस्टेड कंपनी है तो इंडेक्सेशन नहीं करूंगा, अनलिस्टेड है तो करना पड़ेगा सर। अब वो तो मेरे को चेक करना पड़ेगा क्वेश्चन में लिस्टेड है कि अनलिस्टेड है, समझ आ रही बात। लिस्टेड है तो नहीं करूंगा, अनलिस्टेड है तो करना पड़ेगा, पर मेरे को पहले देखना पड़ेगा कि लिस्टेड है कि अनलिस्टेड है। क्लियर हुआ सबको, ये इसका फॉर्मेट है, कितना हमें पैसा मिला, एसेट मिली, सब मिला के जो पैसा बना लेस सर डीम डिविडेंड, यहां नहीं आएगा सर, कहां जाएगा आईयूएस में। सर हटाओ इसको यहां से, सर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, फिर लेस इंडेक्स कॉस्ट। इंडेक्स कॉस्ट मैंने क्यों बोला, अगर अनलिस्टेड है तो इंडेक्सेशन करना, लिस्टेड है तो मत करना, वो तो चेक करना पड़ेगा कौन सा वाला शेयर है, तो आपका कैपिटल गेन आएगा। क्लियर हुआ सबको, बैठा दिमाग में। चलो एक क्वेश्चन देखते, देखो फिर इसके बाद ये वाला पॉइंट समझाऊंगा। Computation of capital gain on distribution of asset by the company in liquidation. Mr. Raghu purchased 10,000 shares of AB Venture Private Limited. 10,000 shares खरीदा सर on 23/2005 for 1,20,000. The company went into liquidation on 36/2024. The following is the summarized financial position of the company on 36/2024. ठीक है, कंपनी के पास एग्रीकल्चर लैंड है, कैश, कैश की अमाउंट गायब कैसे हो गई, ये मेरे ख्याल से आ जाएगा 32 लाख, इसको बैलेंस करो तो यही आएगा ना, 32,22,212 यही आएगा ना। ठीक है, ये कैश की अमाउंट यहाँ पर मिसिंग थी। कंपनी के इक्विटी शेयर है सर 6 लाख रुपए के, जनरल रिजर्व भी है कंपनी के पास, प्रोविजन फॉर टैक्स, क्या बाहर वाले को पैसा देने का बचा है कंपनी का, यस। देखो आगे क्या दिया हुआ है, the asset after discharging the liability of income tax were distributed to the shareholder in the proportion of their shareholding। ये भाई के पास कितने शेयर थे, 10। कंपनी में टोटल शेयर कैपिटल कितना है, तो इसके पास कितना परसेंट शेयर है, क्या 1/6 शेयर है इसके पास। कंपनी की टोटल कैपिटल 60,000 शेयर्स है, इसके पास 10,000 है, तो इसके पास 1/6 हुआ ना शेयर। आगे बढ़ते हैं, द मार्केट वैल्यू ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड वाज 60 लाख। तो मार्केट वैल्यू लैंड की 60 लाख है सर। तो मैं बोला सुनो मुझे पूरा तो 60 लाख का लैंड नहीं मिलेगा,
मैं तो 1/6 शेयर का ही मालिक हूं ना, तो मुझे 1/6 ही मिलेगा। सरकार बोली वेरी गुड, अब तो समझदार हो गया। मतलब एग्रीकल्चर लैंड मेरे लिए कितने का होगा? 10 लाख। कैसे आया, समझ आया? 60 लाख का 1/6। भाई 60 लाख में बेचे तो मुझे तो 1/6 पैसा मिलने वाला है। 1/6 मतलब कितना? 10 लाख। अब मैं सरकार को बोला कैश भी दे दो मेरे को 1/6। सरकार बोली रुक, कैश पहले तेरे को नहीं देंगे, पहले आउटसाइड लाइबिलिटी मीट होगी। तेरे को भी पता है तू इक्विटी शेयर होल्डर है, तेरे को आखिरी में पैसा मिलता है, तेरे को पहले से पैसा नहीं मिलेगा। मैं बोला चाहते क्या हो? बोले देख सरकार को टैक्स पे करने का, इसमें से माइनस कर पहले। भाई सरकार को जो पे करने का है बाहर आउटसाइडर को, उसको पहले माइनस करो, पे कर। माइनस करो, कितना आ रहा है? मेरे ख्याल से 24 लाख आएगा शायद। समझ आया? 24 लाख। अब लिखते हैं यहाँ कैश। सर 24 लाख पूरा मेरे को दोगे? नहीं, 1/6 मेरा शेयर है सर। कितना आ गया? 4 लाख। तो ये 14 लाख मेरे को मिल गया। 14 लाख मेरे को मिला। अगला जनरल रिजर्व 40 लाख का जनरल रिजर्व सर, 40 लाख का। अब एक बात बताओ, कल के दिन ये जनरल रिजर्व का पैसा बढ़ जाएगा इक्विटी शेयर में, मालिकों में बटेगा। तो रिजर्व प्रॉफिट रिजर्व को आपने बांटा है शेयर होल्डर को, तो वो क्या माना जाएगा? डीम डिविडेंड। तो सर 40 लाख में मेरा भी तो शेयर होगा ना सर, 1/6 कितना? अरे यार 6,66,667, यही बोल रहे हो क्या? समझ आई कहानी क्या हुई? यहां तक सबको समझ आया क्या हुआ? अब एक स्टूडेंट बोला सर एक बात बताओ, इसको माइनस क्यों करते हो? मैं बोला एक कॉमन सेंस लगा, जब मैंने पूरा एसेट साइड ले चुका है तो प्रैक्टिकली क्या मैं जनरल रिजर्व भी ले चुका हूँ? एसेट साइड का टोटल और लाइबिलिटी साइड का टोटल एक ही होता है। जब मैंने पूरा एसेट ले लिया तो इक्विवेलेंट उतनी ही तो लाइबिलिटी है ना। तो सरकार बोलती भैया तू पूरा रिजर्व कैसे लेके जाएगा, तेरा रिजर्व तो 160 है, तू पूरा रिजर्व कैसे लेके जा रहा है? तो तू 1/6 रिजर्व रख। अच्छा, 1/6 रिजर्व भी देखो यहाँ रखने नहीं देंगे, आईयूएस में लेके जाओ, क्योंकि डिविडेंड नेचर की इनकम है, यहाँ कैसे आएगी? हटा दिए इसको, कितना आएगा ये? समझ आया सबको? मैं बोला सुनो, सरकार बोली बोलो। मैं बोला सुनो, ये शेयर्स में भी तो 6 लाख रुपए है, मैंने शेयर्स भी तो खरीदे थे, कितने में? 1,20,000। क्या ये प्राइवेट कंपनी के शेयर्स है? हाँ सर। तो लिस्टेड तो नहीं है सर, प्राइवेट कंपनी है, लिस्टेड तो नहीं है। सरकार बोली ठीक है, 1,20,000 इंटू इंडेक्सेशन कर ले। कब ट्रांसफर किए हम? सर 24-25 में। तो 24-25 में हमारा CII कितना था? डिवाइडेड बाय शेयर्स मैंने कब खरीदे? 2004-5। 2004-5, 4-5 का कितना था? कितना आ रही है? ये माइनस करोगे तो आपका कैपिटल ये मिलेगा। क्लियर हुआ सबको? यहाँ तक सबको समझ आया? अभी रुको, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। अब इसके बाद ये वाला पॉइंट था। तो अब एक बात बताओ, मुझे एग्रीकल्चर लैंड कितने का मिला? मुझे एग्रीकल्चर लैंड कितने का मिला? 10 लाख का मिला ना? क्या बोल रहे देखो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द एसेट रिसीव्ड ऑन लिक्विडेशन इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। मेरे को 10 लाख का क्या मिल गया? एग्रीकल्चर लैंड। सरकार बोली इस केस में तेरे लिए एग्रीकल्चर लैंड की जो कॉस्ट होगी वो कितनी होगी? 10 लाख। मैं बोले ये क्यों बता रहे हो मुझे? बोले गधे, कल के दिन तू अगर मान ले एग्रीकल्चर लैंड बेचा, जितना तेरा हिस्सा था तूने अगर उसको बेचा तो कॉस्ट तो माइनस करेगा। मैं बोला वाह, कैसे नहीं करूंगा? तो सरकार बोली इसीलिए हम तेरे को कॉस्ट बता रहे हैं। लिक्विडेशन में जो तेरे को एसेट मिली है, जिस वैल्यू की एसेट मिली है वो तेरी क्या बन जाएगी? कॉस्ट। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? एक बार के लिए सेल कंसिडरेशन है तो नेक्स्ट टाइम ये क्या बन जाएगा? कॉस्ट। क्लियर हुआ? अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। द एग्रीकल्चर रिसीव्ड land received as above was sold by Mr. Raghu on 28/2/2025 for 15 lakh.
सर क्या ये एग्रीकल्चर लैंड पे टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा? क्या ये कैपिटल एसेट है कि नहीं है? है ना? सर क्यों नहीं होगा? अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है सर। तो सर आपने तो 15 लाख में बेच दिया सर, 15 लाख में बेचा, कॉस्ट 10 लाख सर, तो कैपिटल गेन कितने का? 5। अब एक स्टूडेंट बोला सर 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 इंडेक्सेशन नहीं करोगे? मैं बोला ओ भाई 36 2024 को मेरे को मिला है और मैंने बेच कब दिया सर? 28 टू 2025 को। अबे 2 साल के अंदर बेच दिया हूँ। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। लॉन्ग टर्म होता तो आप मुझसे लड़ते बैठ के, इंडेक्सेशन वगैरह वगैरह सब लड़ते। शॉर्ट टर्म है, क्यों लड़ोगे मुझसे? लॉन्ग टर्म होता तो करते, मैं कब मना कर रहा हूँ। शॉर्ट टर्म में क्यों लड़ोगे मुझसे? समझ आई बात? क्लियर हुआ सबको? बैठा दिमाग में? पढ़ सकता हूँ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला, ये बड़ा प्यारा चीज है, इसमें अमेंडमेंट हुआ और सरकार ने लंका लगा दी लोगों की, तो समझना मजेदार है, बहुत मजा आएगा। बायबैक सुने हो कभी? कि कोई भी कंपनी अपने शेयर्स बायबैक कर सकती है, शेयर होल्डर को बोलती है भाई हम तुमसे बायबैक करेंगे। अब समझना, समझना, रतन टाटा जी का किस्सा है। रतन टाटा जी ने क्या किया, जो उनके शेयर थे, ठीक है, उनके शेयर की वैल्यू मार्केट में 1000 चल रही थी, तो उन्होंने ना शेयर होल्डर को ऑफर दिया कि मैं 1500 में आप लोगों से बायबैक करूंगा। तो मैं ठहरा लालची, मुझे देखा भाई 50% प्रॉफिट हो रहा है, अभी 1000 के शेयर है, 1500 में बिक रहे हैं, 50% प्रॉफिट हो रहा है। हाँ बोला मजा आ गया यार, बोला लाओ। समझ आ रहा है? मैंने रतन टाटा जी को बोला ओके मैं एग्रीड हूँ, बायबैक कर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सरकार ने बोला बायबैक में जो टैक्स लगता है ना, वो टैक्स लगाने का तरीका अलग है। मैं बोला कैसे लगाओगे बताओ? बोले तेरे को बायबैक में कितना दिए रतन टाटा जी? मैं बोला यार वो तो मुझे 1500 रुपए दिए थे। सरकार बोली ये 1500 पूरा का पूरा डीम डिविडेंड है। मैं बोला वाह, वाह गुरुजी वाह। मैंने बचपन से सीखा है कि कोई भी चीज हम जब बेचते हैं तो सेल कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट होता है। यहाँ तो कॉस्ट माइनस ही नहीं करने दिया आप, पूरा 1500 रुपए आप मेरा इनकम मान लिया, और वो भी आईयूएस में ले रहोगे, और आईयूएस की इनकम है मतलब स्लैब के बेसिस में टैक्स लगेगा। चलो कैपिटल गेन होता तो 10 20 15% लग जाता, 12.5 लग जाता, आप तो अब पूरा टैक्स लगाओगे स्लैब के बेसिस में, मतलब 30% तक जा सकता हूं मैं। बोले समझदार है तो, मतलब समझदारी मेरी लग गई। मैं जो 1000 रुपए पे किया था उसका क्या? मैंने भी तो जेब से 1000 रुपए दिया था ना, तो मेरे 1000 रुपए का क्या होगा जो मैं जेब से दिया हूं? सरकार बोली सुन, तेरा सेल कंसिडरेशन जीरो। काय का जीरो? अबे 1500 रुपए मिले। बोले गधे, जब उसको आईयूएस में ले गए तो जीरो हो गया ना, अब तो तेरे शेयर्स के बदले तेरे को जीरो माना जाएगा, कुछ भी नहीं मिला करके, क्योंकि पूरा इनकम तो हम कहाँ लेके चले गए? आईयूएस में। मैं बोला बचपन में भी सीखा हूं मैं, 0 माइनस 1000, 1000 का लॉस। कोई भी नालायक 0 माइनस 1000 जीरो मत लिख के आना एग्जाम में। हेलो इतना भी अति मत कर देना। तो 1000 का लॉस हो गया। मैं बोला सुनो, ये लॉस है, आज समझ नहीं रहे हो, ये लॉस है, और अगर ये लॉस है तो मैं क्या दूसरे कैपिटल गेन की इनकम से एडजस्ट कर सकता हूँ? सरकार बोली कर ले। मैं बोला क्या मजा आया आपको ये करके, एक तरफ लॉस दे दिए, दूसरी तरफ इनकम दिखा दिए, क्या मजा आ रहा है आपको इसमें? सरकार बोली यही तू समझ जाता तो तू हमारे मजे समझ जाता। अब सुन, तेरी इनकम हम कहाँ पर दिखाए हैं? आईयूएस में। आईयूएस में टैक्स लगता है 30% तक जाता है, और कैपिटल गेन में जो टैक्स लगता है वो 20 या 12.5% लगता है। तो हमें फायदा किसमें? आईयूएस। इसीलिए तेरी इनकम हम आईयूएस लेगा। मैं बोला यहाँ लॉस भी तो आ रहा है। बोले सुन, कैपिटल गेन का लॉस है, कैपिटल गेन की इनकम से ही एडजस्ट होगा, और कहीं एडजस्ट भी नहीं होता है, और तेरे पास 8 साल का समय है, 8 साल में ये एडजस्ट कर ले, 8 साल बाद तो ये डेड लॉस हो जाएगा, तू एडजस्ट भी नहीं कर पाएगा उसको।
समझ आ रही है बात? क्या हुआ, समझ आया? प्रैक्टिकली समझ आया सबको? देखो क्या किए इन्होंने, तो यहां से पढ़ना, टेबल से पढ़ना। इन्होंने बोला सर बायबैक और शेयर बाय डोमेस्टिक कंपनी, मैं तो बोला टाटा कंपनी डोमेस्टिक कंपनी है सर, ठीक है, समझ आया? इधर ध्यान देना, ये जो मैंने आपको सिखाया ये 1/10/2024 के बाद है, ऑन एंड आफ्टर। अगर कोई कंपनी 1/10/2024 के पहले बायबैक करती है, पहले, तो उस केस में वेरी सिंपल, कंपनी 23.296% टैक्स देगी, शेयर होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट है। इसको लिखते हैं, चलो लिखेंगे। लिखो लिखो, सब लिखेंगे। अगर 1/10/2024 के पहले अगर क्या बोलते हैं बायबैक हुआ है, तो उस केस में कंपनी टैक्स पे करती थी, शेयर होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट। जितने में वो बायबैक करते थे, का 23.296% कंपनी टैक्स पे करती थी, शेयर होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट होता था, शेयर होल्डर के हाथ में कोई टैक्स नहीं था। ऑब्वियसली नहीं होगा, जब आप एक टाइम पे एक जन के ऊपर टैक्स लगा चुके हो तो बार बार सबके ऊपर टैक्स थोड़ी लगाओगे, एक ही इनकम पे 4 बार टैक्स नहीं लगा सकते आप। समझ आया? यहां तक कहानी समझ आई सर? कंपनी के हाथ में 23.296%, मतलब कंपनी अभी कितने में बायबैक करी थी, 1500 में करी थी, तो 1500 के ऊपर 23.296% कंपनी टैक्स पे करती थी, शेयर होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट होता था। ये क्लियर हुआ? पर ऑन एंड आफ्टर 2024 कहानी ये हो गई है सर। वो लिखेंगे अपन, शेयर होल्डर के हाथ में डीम डिविडेंड है सर। शेयर होल्डर के हाथ में डीम डिविडेंड, जो कि हमारा आईओएस में टैक्सेबल है। और शेयर होल्डर को ही कैपिटल लॉस होगा सर। अब चाहो तो आप अपने एग्जाम्पल को याद रखने के लिए लिख सकते हो, अपने रिमेम्बरेंस के लिए, कि सर हमारे केस में डीम डिविडेंड कितना था, 1500। सर लॉस कितना था, 1000। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इस पे डिपेंड करेगा कि कब आप खरीदे थे और कब बायबैक हो रहा है।
समझ आया? क्लियर हुआ सबको? बैठा दिमाग में? आओ चाहो तो आप ये देख सकते हो। एग्जाम्पल देखो। सौ शेयर है, 2020 में खरीदा, कितने में खरीदा? 40 रुपीज पर शेयर। टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी हो गई? 4000। 20 शेयर्स वेर बॉट बैक। कितने रुपए में बॉट बैक हुए? 60। तो मैं सिंपल करूंगा सर, 20 इंटू 60 कितना? ये मेरी आईयूएस की इनकम डीम डिविडेंड। क्रिस्टल क्लियर? अब मैंने 100 शेयर 40 में खरीदे थे, तो 20 शेयर भी तो 40 में ही खरीदा होगा, तो कितना आ गया सर? 800। ये मेरा है सर कैपिटल लॉस, ये मेरा है कैपिटल लॉस। और अब आप बोलोगे सर शॉर्ट टर्म की लॉन्ग टर्म, मैं बोलूंगा लॉन्ग टर्म भाई, 2020 से लेके 2024 है, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है। क्लियर हुआ? बैठे दिमाग में? पहला सिनेरियो समझ आया है सबको? दूसरा, सर कहां गया, अबे कहां गया, ये रहा। 50 शेयर सोल्ड इन 2025 फॉर 70। फिर मैं वही बोलूंगा सर, दूसरे केस में 50 इंटू 70 कितना होता है सर? आधे लोग क्या क्या बोल रहे हैं राम मालिक। 3500 आया, ठीक। और 50 शेयर्स की कॉस्ट कितनी है? सर ये 3500 मेरी क्या है? आईयूएस की इनकम, और 20 क्या है? इंटू 1000। ये मेरा क्या हो जाएगा सर? लॉस। मतलब अच्छा 40 में खरीदे, सॉरी सॉरी, ये 2000, सॉरी। प्रैक्टिकली लॉस आ जाएगा मेरा। तो अब मेरे पास टोटल लॉस कितना हो गया? 2000 प्लस 800, 2800 का लॉस हो गया मेरे पास। यहाँ तक समझ आया? आधे लोग सोच रहे हैं यहीं पर, पहले यहाँ तक समझो उसके बाद आगे बढ़ेंगे सर। वही मैं देख रहा था, कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग नहीं समझ रहे हैं। सर बायबैक जो होता है ना, उसमें डीम डिविडेंड का कंसेप्ट अप्लाई है। सर ये बेचा है, सोल्ड वाले केस में क्यों बायबैक का दिमाग लगा रहे हो? मैं इसीलिए चेक कर रहा था कितने लोगों का दिमाग चल रहा है। आंख बंद करके बैल बुद्धि टाइप साले चलते हो, दिखते क्यों नहीं हो? बोल रहा हूं मैं, ये देखो सोल्ड। तो मैं तेरे में हाँ बोल देता तो बाकी लोग नहीं समझ जाते। सर बेचा है, बेचे वाले केस में बायबैक का कंसेप्ट क्यों लगा रहे हो सर? बेचा कितने में? 50 इंटू 70 कितना? माइनस। सर कॉस्ट कितनी थी? 50 इंटू 40। कैपिटल गेन कितने का आएगा? 1500 का। अब मेरे पास पुराना कैपिटल लॉस पड़ा हुआ है सर, क्या एडजस्ट हो जाएगा? तो 700 का लॉस अभी भी मेरे पास है कि 700 की इनकम है? इनकम है सर, इनकम है। समझ आया? हे भाई ध्यान देना, सोल्ड और बायबैक में अंतर होता है। समझ आई बात? मैं जानबूझ के इसीलिए गलती कराया, क्योंकि एग्जाम में आप ध्यान देना कि भैया कब सोल्ड बोल रहा है, कब बायबैक बोल रहा है। आप यही नहीं ध्यान दोगे तो बाण बजा के आ जाओगे एग्जाम में। आपको ये ध्यान रख, इसीलिए बोलते हैं छोटे छोटे वर्ड टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। सोल्ड बायबैक, सोल्ड बोला तो वो तो नॉर्मल कहानी है, बायबैक बोलता है तब हम ये पहली वाली कहानी लड़ते हैं। समझ आया सबको? क्लियर हुआ सबको? ठीक है। दूसरा केस है सर, बायबैक ऑफ शेयर बाय कंपनी अदर देन डोमेस्टिक कंपनी। अदर देन डोमेस्टिक कंपनी मतलब कौन होगी? फॉरेन कंपनी। चार्ट का सेकंड पार्ट, फॉरेन कंपनी बायबैक कर रही है सर।
तो एकदम सिंपल है सर। कंपनी के हाथ में नो टैक्स, शेयर होल्डर के हाथ में कैपिटल गेन। कैसे निकालेंगे सर? सिंपल है सर। फॉरेन कंपनी कितने में बायबैक करी? चलो एक बार यही एग्जांपल ले लेते हैं। 1500 में बायबैक करी। सर मैंने कितने में खरीदा था? मैंने ना डोमिनोज के शेयर्स 1000 रुपए में खरीदे थे। तो सर प्रैक्टिकली 500 का मेरा क्या आ गया? कैपिटल गेन, जो मेरे हाथ में टैक्स लगेगा। कंपनी के हाथ में कुछ नहीं है, हो भी नहीं सकता। फॉरेन कंपनी है, आप इनसे क्या ले लोगे इंडिया में? ये इंडिया में कुछ नहीं करेंगे। आप शेयर होल्डर को पकड़ो सर। समझ आया? फॉरेन कंपनी की कहानी समझ आई? आगे, बायबैक ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी बाय एनी कंपनी। अगला, स्पेसिफाइड सिक्योरिटी बाय एनी कंपनी। सेम। समझ आया सबको? पढ़ सकते हैं आगे? सर क्या ये हमें पढ़ना पड़ेगा? नो। क्योंकि रीजन ये है सर, हम पीजीबीपी पढ़ चुके हैं सर, और पीजीबीपी में हम कैपिटल गेन निकालना सीख चुके हैं। याद है खोखे में एसेट है, खोखे में एसेट नहीं है। याद आया? वो कर चुके हैं, हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, सेम है। चाहो तो ये एग्जाम्पल देख सकते हो। चलो ये एग्जाम्पल आप लोग ट्राई करो, नहीं बनेगा तो मैं बनवा दूंगा। पढ़ चुके हैं, सेम पीजीईपी वाला है। क्या दिखाओ? फोटो लेगी, चार्जेस लगेगा, रॉयल्टी लगेगी, रॉयल्टी। हुआ तो बताना। वो क्वेश्चन हुआ? सर आई पर्सनली थिंक वो क्वेश्चन बहुत इजी है। अगर आपने पीजीईपी सीखा है तो वो क्वेश्चन इजी है। ओके, मैं 5 लाख की एसेट थी, 3 लाख की और एसेट लिया। वाह, एसेट को आग लग गया और 11 लाख रुपए मिला। वाह। तो सर 3 लाख का क्या आ जाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है। व्हाट विल बी द आंसर इफ द एसएससी रिसीव 6 लाख? 8 लाख की एसेट का कितना मिला? 6। तो 2 लाख का क्या हो जाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। पर अगर पार्ट ऑफ द ब्लॉक वाज डिस्ट्रॉयड, अगर पूरा खोखा डिस्ट्रॉयड नहीं हुआ है, तो उस केस में फिर हमें क्या मिलेगा? 2 लाख रुपए पे डेप्रिसिएशन। ये थोड़ा ध्यान रखना। पूरा खोखा खत्म हो जाएगा तो कैपिटल गेन की बात होती है। खोखा बचा है, खोखे की वैल्यू बची है, मतलब एसेट बची है और एसेट की वैल्यू बची है, तो हम डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं सर। याद आया? आओ सर।
इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफर ऑफ यूनिट ऑफ अ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड, मार्केट लिंक डिबेंचर। अब इसको आराम से समझते हैं। सेक्शन 50AA प्रोवाइड्स फॉर कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इन केस ऑफ, हम कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे? इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ यूनिट ऑफ अ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड। पहले देखो, म्यूचुअल फंड तो मैं समझता हूँ, और म्यूचुअल फंड के यूनिट में समझता हूँ, मैं शेयर मार्केट से खरीद सकता हूँ। ये स्पेसिफाइड क्या है बे? सरकार बोली मैं बता रही हूँ, नीचे सरकार बोली ये होता है स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड। बोले बताओ, बोले देख, a mutual fund by whatever name called which invests six more than मतलब 65% of the total proceed in debt and money market instrument। डेट में इन्वेस्ट करता है या मनी मार्केट में इन्वेस्ट करता है सर, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं सर। हरी बात समझ। A fund which invests 65% or more of the total proceed in unit of a fund referred in clause A। मतलब पहला तो समझो, पहले और दूसरे पॉइंट में अंतर क्या है। पहला पॉइंट है जहां पर मैं मेरा म्यूचुअल फंड, समझो मैंने एक म्यूचुअल फंड बनाया और वो म्यूचुअल फंड सिर्फ डेट में इन्वेस्ट करता है। ये क्रिस्टल क्लियर हुआ? क्रिस्टल क्लियर हुआ। मान लो 80% इन्वेस्ट करता है तो मैं स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड। क्लियर? क्रिस्टल क्लियर। अब एक और म्यूचुअल फंड है, वो इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है। क्या बोल रहा हूं, समझ आ रहा है? ये वाला म्यूचुअल फंड डेट में इन्वेस्ट करता था, ये वाला म्यूचुअल फंड इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है। तो भी सरकार बोली ये स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड था, ये भी स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड है। मैं बोला ये क्यों है? सरकार बोली अबे गधे, इनडायरेक्टली तो डेट पे ही इन्वेस्ट हो गया ना, डायरेक्टली नहीं किया, इनडायरेक्टली तो डेट पे ही चले गया ना ये भी तो। मजा आया? However, the percentage of investment in debt and money market instrument or in a unit of fund, as the case may be in respect of the specified mutual fund, shall be computed with reference to the annual average of the daily closing figure। Annual average निकाला जाएगा सर, साल भर का एवरेज निकाला जाएगा। डेली क्लोजिंग फिगर, रोज के क्लोजिंग फिगर्स लेंगे। रोज शेयर मार्केट जितने दिन चलता है उतने दिन का क्लोजिंग फिगर लेंगे ये म्यूचुअल फंड का, और क्लोजिंग फिगर लेके उसका एवरेज निकालेंगे साल भर का कि 65% से ज्यादा जा रहा है कि नहीं। ज्यादा जा रहा है तो स्पेसिफाइड है, नहीं जा रहा है तो नहीं है, फिर वो नॉर्मल म्यूचुअल फंड है। समझ आया? बैठा दिमाग में? आपको नहीं लगता ये डेट वाला म्यूचुअल फंड है जिसमें डेट में ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है? इक्विटी में कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग तो डेट पे ही ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं सर। क्लियर हुआ? तो सरकार ने बोला अगर कोई पर्सन स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड, ठीक है, अगर ट्रांसफर करता है, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इन ट्रांसफर ऑफ यूनिट ऑफ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड, इसको किसी को बेचता है। मान लो मेरे पास एक म्यूचुअल फंड है जो 80% डेट में इन्वेस्ट करता है और मैंने उसको खरीदा है 1/4/2023 या उसके बाद, तो मैंने मान लो 2024 में खरीदा, 2024 में खरीदा, 2025 में बेच दिया। सरकार बोली ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। मैं बोला गधे वैसे भी 1 साल हुआ है, शॉर्ट टर्म ही होगा। बोले नहीं नहीं, मान ले अगर तू 2030 में भी बेचता ना तो भी शॉर्ट टर्म होता, तो 2040 में भी बेचेगा तो भी शॉर्ट टर्म ही होगा। मैं बोला आपको कोई मतलब नहीं है पीरियड ऑफ होल्डिंग से? बोले नहीं, क्योंकि तूने कब खरीदा है? 1/4/2023 के बाद। मैं बोला अच्छा, अगर पहले खरीदता तो, अगर मान लो 1/4/2023 के पहले खरीदता ये वाला म्यूचुअल फंड तो सरकार बोली उस केस में शॉर्ट भी हो सकता था, लॉन्ग भी हो सकता था, डिपेंड करेगा। अच्छा ऐसी कहानी है? बोले हाँ, पहले खरीदा तो शॉर्ट भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है। बाद में खरीदा तो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता तो कितने पीरियड होल्ड कर रहा है, 20 साल होल्ड कर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये शॉर्ट टर्म ही होगा। समझ आई कहानी? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? इसके नोट्स लिख लेंगे अपन, उसकी चिंता ना करो, अभी इधर ध्यान दो। अगला है मार्केट लिंक डिबेंचर। सर मैं बोला ये क्या होता है, ये क्या नई चीज है? सरकार बोली आ नीचे आ, ये देख मार्केट लिंक डिबेंचर। मैं बोला होता क्या है?
बोले नाम से क्लियर नहीं हो रहा है, ऐसे डिबेंचर जो मार्केट के चेंज होने से जिनका रिटर्न चेंज हो जाता है। हाला अभी तो मार्केट घुस गया, सरकार बोली ये डिबेंचर का भी रिटर्न घुस गया। जिस दिन मार्केट बढ़ेगा उस दिन ये डिबेंचर का भी इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। ये मार्केट पे डिपेंड करते सर, इनका रिटर्न मार्केट पे डिपेंड करता है, इसीलिए इन्हें मार्केट लिंक डिबेंचर बोला जाता है। तो सरकार बोली अगर आप मार्केट लिंक डिबेंचर खरीदते हो तो सरकार बोली उससे जो कैपिटल गेन होगा वो हमेशा शॉर्ट टर्म होगा। मतलब हमेशा शॉर्ट टर्म होगा मतलब? बोले तू कब खरीदा था मार्केट लिंक डिबेंचर? मैं बोला मैं 2020 में खरीदा था, मैं अभी 2025 में बेच रहा हूँ, 5 साल हो गए मुझे। सरकार बोली तो भी शॉर्ट टर्म, एक दिन हुआ तो भी शॉर्ट टर्म, 5 साल हुआ तो भी शॉर्ट टर्म, कोई भी किस्से में ये शॉर्ट टर्म ही रहेगा। बस सही है यार ये तो गजब। अगला, एन अनलिस्टेड बॉन्ड, अनलिस्टेड बॉन्ड लिस्टेड नहीं है सर, अनलिस्टेड डिबेंचर which is transferred or redeemed or matured on and after 23rd of July 2024। मैं खरीदा कभी भी होऊंगा, मैं खरीदा कभी भी होऊंगा, पर अगर मैं उसको ट्रांसफर कर रहा हूं 23rd of July 2024 को या उसके बाद, तो सरकार बोली ये शॉर्ट टर्म। तो क्या पागल करके रख दियो। मैं बोला चाहते क्या हो मुझसे? बोले ये तीनों शॉर्ट टर्म है, ये तीनों जो डेट दी हुई है उस डेट के बाद जब भी तू बेचेगा ये शॉर्ट टर्म ही रहेंगे, चाहे तू इसे 50 साल होल्ड कर ले, चाहे 10 साल होल्ड कर, चाहे 2 साल होल्ड कर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो डेट लिखी हुई है उस डेट के बाद अगर इसको तूने ट्रांसफर किया तो ये शॉर्ट टर्म है। मैं बोला मतलब मेरे को डेट याद रखना पड़ेगा? बोले डैम स्मार्ट, डेट याद रखना पड़ेगा यहाँ पर मैं बोला एक बात है, मेरे मन में एक क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा हुआ है अनलिस्टेड बॉन्ड्स और डिबेंचर्स। मैं बोला लिस्टेड रहा तो सरकार बोली अबे ओ गधे, लिस्टेड रहा तो तू शुरुआत में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पढ़ के आया है। शॉर्ट टर्म में याद कर 12 मंथ्स वाला पढ़ा है, उसमें सबसे पहला लिस्टेड सिक्योरिटीज थी। गधे लिस्टेड तो वहीं कवर हो जाएगा ना। क्या होता था अनलिस्टेड वालों को, हम बोलते थे कि पहले अनलिस्टेड वालों के लिए 36 मंथ्स होता था, बाद में उसको 24 किए, फिर इन्होंने बोला ये तीन कैटेगरी के लिए 34 24 36 24 और 12 मंथ से हमें कोई मतलब नहीं है, ये तीन हमेशा क्या कहलाएंगे शॉर्ट टर्म, पर ये रिस्पेक्टिव डेट के बाद ट्रांसफर होना चाहिए। इससे पहले ट्रांसफर होगा तो फिर पुराना वाला लॉ अप्लाई होगा। क्या बोला समझ आया? लिखते हैं, लिखते के नोट्स बनाते आओ। याद है मैं आप लोग को बोला था कैपिटल गेन में हमें नोट्स बहुत बनाने पड़ेंगे, बहुत चेंजेस हुए इसमें, बहुत। बाकी किसी में इतने नोट्स नहीं लगेंगे हमें, बाकी सब में आपको मैं नोट्स, मेरे नोट्स काफी, बट इसमें इंपॉर्टेंट है। मैं पहले लिख लेते हैं ट्रांसफर ऑफ सर्टेन कैपिटल एसेट, जिसमें पहला है स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड, स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड, इसके साथ दो किस्से सर। सर बिफोर 1/4/2023, सर ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी हो सकता है। ऑन एंड आफ्टर 1/4/2023, सर ये हमेशा ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। ये ट्रांसफर वर्ड इंपॉर्टेंट है ना, ट्रांसफर। नेक्स्ट कौन है? मार्केट लिंक डिवेंचर होगा। मार्केट लिंक डिवेंचर ये
ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। नेक्स्ट, अनलिस्टेड बॉन्ड्स, डिबेंचर है, अनलिस्टेड बॉन्ड्स, अनलिस्टेड डिबेंचर्स, इसको चाहे आप ट्रांसफर करो, रिडीम करो या मैच्योर करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें डेट से मतलब है सर। अगर 23 जुलाई 2024 के पहले है तो ये शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, और अगर ऑन एंड आफ्टर ऑन एंड आफ्टर 23 जुलाई 2024 के हैं तो ये हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होंगे। बिफोर के केस में अगर चाहो तो लिख सकते हो रेफरेंस के लिए, हम 36 मंथ्स देखते थे सर, चाहो तो, इन केस। मेरे को क्या पता एग्जाम में क्या आएगा, पहले हम 36 मंथ्स देखते थे। क्लियर? अब चाहो तो ये चार्ट बना के अपने पास रख सकते हो, काम कर तो 10। देखिए सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत ज्यादा, बहुत अति में इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा शॉर्ट टर्म माने जाएंगे, शॉर्ट टर्म माने जाएंगे और नॉर्मल रेट से टैक्स लगेगा। चाहो तो लिख सकते हैं, यहाँ लिख लो, लिख ही लो, बेटर है। या नीचे लिख लो, पर मतलब तो ऐसे कवर करना, ये सब नॉर्मल रेट से टैक्स लगेंगे। किसी को नॉर्मल ना समझ आए तो स्लैब लिख लेना, वो भी ना समझ आए, जय माता दी फिर। चलो, इतना तो समझना ही पड़ेगा। समझ आया? सबकी कहानी क्लियर? कैसे कैपिटल गेन निकलेगा समझ आया? सिंपल, सेल कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट, अगर कुछ एक्सपेंस लगा होगा तो माइनस कर लेना, सिंपल, इंडेक्सेशन वगैरह कुछ है ही नहीं, एकदम आसान जिंदगी। पर डेट्स याद रखनी पड़ेगी, ये डेट्स तो घोट के पी जाओ, ये डेट और ये डेट घोट के पी जाओ सर। डेट अगर भूल गए तो गए, बैंड बजा दोगे आप एग्जाम में, और एसटीटी का खर्चा हमें मिलता नहीं है। क्लियर हुआ सबको? बैठा है यहाँ तक दिमाग में? पक्का? और पढ़ाऊं इसके आगे कि रुक जाऊं? टाइम तो है, टाइम का इशू नहीं है, कंसेप्ट की बात है। नहीं, फिर या तो कल पढ़ाऊंगा, जैसा बोलो। कंसेप्ट बड़ा है, टाइम लगेगा, कम से कम आधी पौन घंटा लगेगा। कल पढ़ाता हूँ, ये अच्छे टॉपिक्स है, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स है, एक एक सेक्शन एक एक घंटे का है, आधी घंटे का है, पौन घंटे का है, अच्छे सेक्शन है।